हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पे और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने ना कैमल के बारे में पढ़ा था, हमने डेजर्ट कैमल के बारे में पढ़ा था एंड ऐसे कैमल के बारे में पढ़ा था जो माउंटेन्स पे रहते हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, है ना। एंड उनके बीच में हमने डिफरेंसेस भी देखे थे एंड सिमिलैरिटीज भी देखी थी। नाउ आगे आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद द ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। तो माया यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है बेटा, माया यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में बात कर रही है। एंड यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा फ्लावर दिखाया गया, उतना ही खतरनाक इसका नाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सुंदर सा जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, देखो रोहडोडेंड्रॉन्स। क्या नाम है इसका, रोहडोडेंड्रॉन्स। ठीक है, इन दी शोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज, here rhododendrons are the shorter height and have a smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain top। ठीक है, तो ये जो प्लांट है बेसिकली कहाँ पे सर्वाइव करती है, ये कोल्ड क्लाइमेट के एकदम टॉप पे, माउंटेन के टॉप्स पे ये सर्वाइव करती है। कोल्ड क्लाइमेट में बहुत विंडी हम डे की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, so however Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller, so even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions। so basically यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है, जो बात कर रहे हैं, एक है माया, ठीक है, एंड सेकेंड स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, हु इज फ्रॉम सिक्किम, पेमा। ठीक है, पेमा जो है वो कहाँ से है, सिक्किम से है, एंड माया जो है वो क्या बता रही है, इन्हीं सेम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हाँ माउंटेन पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये है वो प्लांट, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो मैं बता रही थी कितना खतरनाक सा नाम है। सो दिस इज दैट प्लांट। क्लियर है बेटा। नाउ Sagar tell his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for special event। चलो, तो यहाँ पे एक और बच्चे के बारे में बात हो रही है, दैट इज सागर। सागर क्या कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बार घूमने के लिए गया था। कहाँ पे घूमने के लिए गया था बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे घूमने के लिए गया था। ठीक है, कुछ स्पेशल इवेंट था इसलिए। एंड ही सॉ ह्यूज वेल एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन। क्या क्या उसने देखा, बहुत बड़ी सी उसने वेल देखी, ठीक है, एंड बहुत कलरफुल उसने यहाँ पे फिशेस भी देखे हैं। ठीक है, बड़ी सी वेल एंड फिशेस। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। ठीक है, तो जो सागर है उसके फादर उसको क्या बताते हैं कि जो फिश है, ठीक है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड वो स्ट्रीमलाइन बॉडी फिशेस को हेल्प करती है अच्छे से स्विम करने में, है ना, ताकि उनको हर्डल्स ना हो, वो आराम से स्विम कर पाए। दैट्स वाई फिशेस एंड व्हेल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसी वजह से इनके पास कैसी बॉडी होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलो, सो नेक्स्ट we have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive the areas। तो देखो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के हमको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनका अलग टाइप का एडेप्टेशन है एंड उस एरिया के जो भी क्लाइमेट है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको ऑलरेडी एडेप्ट कर चुके हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से उनका फीचर ऐसा हो गया है। क्लियर, आ रही बात समझ में। सो दिस स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या है, वही स्पेशल फीचर है जो प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। आई बात समझ में, इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं।
The shape of the deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptations that enable them to survive in a mountain regions. तो इन्होंने वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की जो भी कंडीशंस हैं उनको इन्होंने अडेप्ट कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई दे एबल टू सर्वाइव इन दैट हार्श कंडीशन. ठीक है. सो The place where plants and animals live is called their habitat, है ना. जहाँ पे plants and animals रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, habitat कहते हैं. ठीक है. habitat उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है, उनको फूड देता है, शेल्टर देता है. ठीक है. एंड उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ये फुलफिल करता है. सो फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी, turtles in the sea or the ocean. The habitat of a camel is the hot or cold desert, है ना. जैसे कि फिश है तो फिश कहाँ पे रहना पसंद करती है, फिश पानी में रहना पसंद करती है. जो कैमल है, कुछ ऐसे कैमल्स होते हैं जो हॉट एरियाज में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे कैमल्स हैं जो कोल्ड एरियाज में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. एंड दोनों कैमल्स के बारे में हमने जाना था, राइट. So, and the habitat of the rhododendrons in the mountains, the habitat of the plants and animals provide them food, water, air, shelter. तो इसी को हम क्या कहते हैं, habitat कहते हैं. जहाँ पे उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, सारी ज़रूरतें की चीज़ जिनको मिलती है, ठीक है, जहाँ पे मिलती है बेसिकली, that is called its habitat. ठीक है. इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम habitat कहते हैं. Okay, now, so other need for their survival. Many type of plants and animals may share the same habitat, of course हो सकता है, and habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. ठीक है. तो इस habitat से ही हमारा जो biodiversity है हम उसको shape कर सकते हैं, है ना, कि अलग अलग plants, अलग अलग animals के अलग अलग habitat होते हैं. कुछ ऐसे plants and animals होते हैं जिनका same habitat होता है, it's depend, राइट. बट सारे प्लांट्स एंड सारे एनिमल्स का सेम हैबिटेट नहीं हो सकता. क्लियर है बेटा. नाउ नो अ साइंटिस्ट. सो यहाँ पे बात की जा रही है सलीम अली के बारे में. देखते हैं. तो सलीम अली ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड. ठीक है. तो जो सलीम अली जी हैं वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर चुके हैं. किस लिए, ताकि उनको अलग अलग बर्ड्स की प्रजाति नजर आ सके, है ना, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया है. ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट एंड हैबिटेट. तो इन्होंने पूरा का पूरा, देख रहे हो, एक डॉक्यूमेंटेड एक फाइल ऐसी रेडी की है जहाँ पे उन्होंने बर्ड्स के बारे में लिखा है एंड उनके रूटीन के बारे में, यहाँ पे बेसिकली उनके रूट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है. ही रिकॉर्डेड द रीजन विद द हाई डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दिस रीजन्स. एंड इन्होंने देखो जहाँ पे बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक इन्होंने स्टडी की है एंड उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पे बात इन्होंने की है. ठीक है. नाउ क्योलानेडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, ठीक है, राजस्थान, एंड यहाँ पे क्या है, रंगांथु बर्ड सेंचुरी इन मध्य in Mandi, ठीक है, कर्नाटका are examples of the region he preserved. He wrote a landmark series of the 10 books on birds of the Indian subcontinent and he is referred to as Birdman of the India. देखो इनको क्या कहते हैं हम, Birdman of the India कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में रिसर्च की है, बहुत सारे बर्ड्स के बारे में हम तक जानकारी पहुंचाई है. ठीक है. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976 एंड इनको इनके काम के लिए पद्म विभूषण भी मिला है. कब? 1976 में. What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम plants and animals को group करेंगे on the basis of their habitat. ठीक है. One way is to group them into those that live on the land and those that live in the water. तो कैसे कैटेगराइज करेंगे हम? कुछ ऐसे एनिमल प्लांट जो जमीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल एंड प्लांट्स जो पानी में रहते हैं. ठीक है. The plant and the animals that live on land are said to be live in terrestrial habitat. ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? terrestrial habitat कहते हैं. And some example of terrestrial habitat are forest, desert, grassland and mountains. ठीक है, so these are the examples. आया समझ में? ये क्या है बेटा? ये examples हैं.
है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं. नाउ the plants and animals that live in water are said to be aquatic animals or they acquired the aquatic habitat, है ना. जो plants and animals पानी में रहते हैं, water में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, aquatic habitat कहते हैं, right. Some example of aquatic habitat are pond, lake, river and oceans. Some animals such as frog can live in water as well as on land. ये सारी चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है. पहली चीज. दूसरी चीज कि बुक के बीच से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. क्लियर है बेटा. चलो, सो क्या कह रहे हैं कि देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे रहना पसंद करते हैं या फिर लैंड पे ही रहते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं एंड जो पानी में भी रहते हैं. ठीक है, जो लैंड में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. उनको हम बेटा क्या कहते हैं, तो उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ओके. Now, what would happen if the habitat of the plants or an animal is damaged? बताइए क्या होगा अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट डैमेज हो जाए. सी, तो वो बहुत लंबे टाइम तक ना सेम एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हैबिटेट का मतलब क्या है कि उनको खाना मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, उनको रहने के लिए जगह मिल रही है, उनको हवा मिल रही है. तो दीज आर दी नेसेसरी थिंग्स, है ना, जो एक किसी भी प्लांट्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए. अगर उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया जाएगा, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सो दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव. ठीक है. So what would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? No, they can't. They will die. है ना, वो मर जाएंगे बेचारे. उनको अगर देखो, मछली को अगर पानी नहीं मिलेगा, सोचो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, है ना. गोट को अगर खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर हमने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो. चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबरहुड टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ. ठीक है. These changes often happen when habitats are damaged. ठीक है, तो ये कब होता है, जब हैबिटेट डैमेज हो जाता है. एंड द डैमेज्ड हैबिटेट of plants and animals result in loss of their homes. ठीक है, तो उनका घर छिन जाएगा. हैबिटेट डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है कि उनका हमने घर छीन लिया है, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए. आप खुद का सोचो ना कि अगर कोई आपका घर छीन लेगा तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, है ना. तो इसीलिए हमें भी प्लांट्स के और एनिमल्स के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. Food and the other resources. This leads to the loss of biodiversity. And देखो, अगर हमने plants and animals का habitat डिस्ट्रॉय कर दिया तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा. राइट. इसीलिए हमें उन सबको कंजर्व करना चाहिए, हमें उन सबको बचाना चाहिए. क्लियर है बेटा. चलिए नाउ ओके, देखो कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट किया गया था. दैट इज, कौन सा एक्ट है, जहाँ पे हमने बंगाल टाइगर को बचाया था. बचाने के लिए एक एक्ट किया गया था, हमने इन द सेंस मैंने नहीं. ठीक है, एक एक्ट पास किया गया था जहाँ पे टाइगर्स की प्रजाति जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, क्योंकि पोचिंग हो रही थी, लोग उनके स्किन को ले जाके बेच रहे थे, है ना, बहुत एक्सपेंसिव रेट में. तो इससे बहुत ज़्यादा जो टाइगर है वो किल होने लग गए दिन पर दिन, और इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लॉन्च किया गया. Okay, so the population of the Bengal tiger, cheetah and the great Indian bustard has declined in India due to the loss of natural habitat. ठीक है, एक तो देखो उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उनकी प्रजातियां जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, है ना. और दूसरा है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has initiated several projects to conserve our biodiversity. ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले जहां पे हम इन सबको कंजर्व कर सकते हैं, इन सबको बचा सकते हैं. सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस ऑफ द बंगाल टाइगर एंड द चीता. ठीक है, reintroductions project was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया ताकि जो प्रजाति है, जो पॉपुलेशन है चीता की, या फिर
टाइगर की, ठीक है, उनको बचाया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके, एंड लोग जो उनको इलीगली किल कर रहे हैं, जो पोचिंग हो रही है, उसको रोका जा सके. ओके. Habitats of the Great Indian Bustard have been declared as a protected areas in state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. तो ये चीजें कहाँ कहाँ पे लागू की गई थी बेटा? गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में. ओके. देखो इस तरीके से ये बंगाल टाइगर है, चीता है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया था? प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, राइट, एंड जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था. नाउ यहां पे क्या है? ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, स्केयर्ड ग्रूव्स. तो देखो जिस तरीके से हमको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है. प्लांट्स नहीं है तो भाई एनिमल्स तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपने प्लांट्स को कंजर्व करना, हमें अपने प्लांट्स को बचाना है. सो Scared grooves are undisturbed patches of the forest and their size may vary from quite small, very large. ठीक है. Scared grooves are found all over the India and they are home of different kinds of plants and animals. ठीक है. तो जो बड़े बड़े जंगल्स होते हैं वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, ठीक है. तो वो उन सब सारे के सारे जानवर का, पक्षियों का घर होता है, राइट, जिनको बचाना चाहिए हमको. इसलिए देखो प्लांट्स बचाएंगे तो एनिमल्स अपने आप बच जाएंगे, ठीक है. इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स. तो यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. आपको भी पता होगा, आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, है ना. मेडिसिन मिलता है, जूट मिलता है, गम मिलता है, रेजिन मिलता है, ठीक है, वुड मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना. So these are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups. So basically ये जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जो वहाँ के लोकल्स है, ठीक है. ये इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनमें जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनको कोई किल ना कर दे, प्लांट्स को कोई हार्म ना कर दे, उनको कोई कट ना कर दे. तो इस चीज़ का जो लोकल्स है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है. Now, this way scared groups are a community protected treasure of biodiversity. So basically ये हमारे लिए एक तरीके का खजाना ही है ना. प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, है ना. हम उन्हीं के बेसिस पे तो सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हीं से ही हमको काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने के मिलती हैं, राइट. सो फाइंड अबाउट दी स्केर्ड ग्रूव्स इन योर रीजन. तो आपको चेक करना है, ठीक है, कि आपके रीजन में ये है कि नहीं है. ओके. नाउ देखो चैप्टर हमारा बिल्कुल अब खत्म होने को आया है. सो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव. सो हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स होने चाहिए, एनिमल्स होने चाहिए, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से सर्वाइव करनी चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें, है ना, हमारी लाइफ अच्छी चल सके. तो इस चीज़ का बेटा हमको ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है. क्लियर है. तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर होता है खत्म. एंड ये इसके कीवर्ड्स है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए. अगर किसी भी कीवर्ड का मतलब आपको बेटा नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ऑल्दो मैंने चैप्टर के बीच में सारी की सारी चीज़ें बताई थी, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो ज़रूर पूछिएगा, पहली चीज़. एंड अब बात करते हैं हम इसके, हाँ, ये समरी आपको रीड करनी ही करनी है, वो भी खुद से, ठीक है. ये समरी आपको रीड करनी ही करनी है. आगे बात समझ में बेटा, ये आप खुद से रीड करेंगे जिससे आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ एक शॉर्ट में पता चल जाएगा, ठीक. एंड देन हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में, विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है. यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आगे बात समझ में, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके. सो आज के लिए इतना काफ़ी है एंड बाकी का डिस्कशन हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछेगा. सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.